हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। अभी 2 दिन के बाद फिजिक्स का पेपर है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो जिससे रिलेटेड हमने कुछ चैप्टर्स के 2 वीडियोस बनाए, राइट। तो उसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल तक क्वेश्चंस कवर किए। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। इंडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके 1 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप जरूर ज्वाइन करो, ताकि आपको जो भी हेल्प है बोर्ड से लेके, बोर्ड तो अभी खत्म हो रही है, मीन्स 9 तारीख को, राइट, 8 तारीख को। और जेई नीट और सीईटी, नीट और सीईटी जैसे एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी हेल्प मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जैसे पहले हमने डिस्कस किया है कि ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे हम लोग नहीं डिस्कशन करेंगे, हम लोग कंसेप्चुअल और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 250 टर्न्स इन अ सेकेंडरी। द पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 28 वोल्ट। आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज इज नियरेस्ट टू। ओके, तो हमें तो पता है यस, ईपी अपॉन ईएस, सॉरी, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस होता है, राइट। हमें क्या पूछा है? आरएमएस ऑफ सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज हम लोग निकाल लेते पहले। तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा फिर? एनएस अपॉन एनपी इंटू ईपी, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है? सेकेंडरी के टर्न्स कितने? 250, प्राइमरी के टर्न्स 100 और प्राइमरी का वोल्टेज है 28, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, 2.5 इंटू 28, राइट। तो 28 इंटू 2.5 अभी मीन्स 56 प्लस 14, ओके, मतलब लगभग 70 आ जाएगा, राइट। तो 70 वोल्ट, लेकिन ये तो पीक वैल्यू होता है, राइट। मतलब ये सेकेंडरी का है और ये पीक वैल्यू है। तो हमें आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस क्या होता है? पीक अपॉन √2, तो 70/√2, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 50। तो बहुत सारे देखो 70 यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत सारे लोग 70 टिक कर सकते हैं, तो गलती नहीं करनी है। ओके, चलिए देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एनर्जी स्टोर इन अ 50 मिली हेनरी इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ओके, चलो क्या रहती है एनर्जी इसकी हमें पता है, हाफ एल आई स्क्वायर, एकदम सिंपल है। हाफ एल आई 50 मिली मीन्स 50 इंटू 10⁻³ इंटू करंट कितना है? 4 इंटू 4 मीन्स 16, तो ये हो गया 8। यहाँ पे 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 400 इंटू 10⁻³ राइट, मीन्स 400 इंटू 10⁻³ 123.4, राइट, यस। चलो अभी देन क्वेश्चन नंबर 5 theoretical in the expression E is equal to minus d∅/dt, the negative sign indicates that yes the induced EMF opposes the change in magnetic फ्लक्स। बराबर है, जो EMF इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? चेंजिंग फ्लक्स की वजह से, और उसी को अपोज करता है, राइट। देन बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेंगे, आप करिए ट्राई। दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, तो चलो क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1 मार्क क्वेश्चन में भी कम ही दिख रहे हैं। ओके, तो देखिए फैराडेज लॉ आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पे तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, इतना टाइम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो फैराडेज लॉ आता है आपको, देन मैथमेटिकल रिलेशन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफॉर्मर वाला, बराबर है, लेंज लॉ है। अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे 5th क्वेश्चन पे। ओके, तो 5th क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी इफ द करंट, एक सेकेंड, इसको ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे गया? हाँ, a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 Henry if the current in the coil varies from 0 to 20 ampere in 0.5 second. What is the change of flux linked with the coil? What is the change of flux linked with the coil?
ओके तो हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट आ सकता है। यस देखिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, करंट चेंज दिया है, टाइम दिया है, बराबर है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम की जरूरत पड़ेगी। ओके तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है यहाँ पे 1.5। ओके और करंट कितना है 20 एम्पियर, मतलब कितना हो जाएगा 30 वेबर। ओके लेकिन यहाँ पे नहीं टाइम की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है द पेयर ऑफ एडजेसेंट इन 0.5 सेकेंड बोला है, राइट। एक सेकेंड यहाँ पे फिर नहीं नहीं आंसर 30 वेबर ही है फिर। यस यहाँ पे करेक्शन है, ध्यान में रखिए। आप चेक करिए अगर मेरे से भी अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो सकती है क्योंकि हम लोग प्रिपेयर करके तो नहीं कर रहे, इतना टाइम नहीं मिल रहा है अभी, है ना। बहुत सारे काम पेंडिंग है जो आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्शन तो मुझे तो लग रहा है ओके, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बताइए, टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। An aircraft of wingspan of 50 meter flies horizontally in a Earth's magnetic field। कितना दिया है 6 into 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके विंग स्पैन कितना दिया है 50 मीटर दिया है। ओके एंड at a speed 400 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग। ओके तो क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू VLV, राइट। यस VLV, V कितना है 6 into 10⁻⁻5। लेंथ कितनी है, लेंथ 50 और वेलोसिटी कितनी है भैया 400, बराबर है 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो गए 10⁻², 4 into 5 कितना 20, 20 into 6 120 into 10⁻² मीन्स 1.2 वोल्ट। यूनिट देना जरूरी है। ओके चलो then next the coil of self inductance is 3 henry, carries a steady current of 2 ampere। what is the energy stored in a magnetic field of coil। yes एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। एक मिनट यहाँ पे क्या हो गया, ये क्यों गिरा है। ओके हाँ ठीक है। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी इज ½ Li²। हो जाएगा क्या, देखो इंडक्टेंस भी है करंट भी हो गया, हो के जाएगा नहीं हो गया, राइट 2² मतलब कितना हो जाएगा 6 जूल। देखो इजी इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन पे मैं क्यों यहाँ पे फोकस करो बेटा, बहुत सारे बच्चे 3 मार्क 4 मार्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वो भी हम लोग कोशिश करते हैं करने की। सारा का सारा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा। 1 मार्क में अगर आप लोग देखेंगे 10 + 8 18 मार्क्स, 18 मार्क्स मीन्स आपको बस ये 3 वीडियोस देखने 18 मार्क्स मिल जाएंगे, 18 मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। मिल जाएंगे मतलब अगर वही क्वेश्चन आते तो मिलने ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो आपने वो थोड़ा बहुत चेंजेस भी आपने भी एक्सेप्ट करके सॉल्व करनी जरूरी है। ओके तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं अगला चैप्टर जो कि है एसी सर्किट। यस चलिए एसी सर्किट में अभी हम लोग देखेंगे पहले 5 तो थ्योरेटिकली दिख रहे हैं, राइट। पहले 5 दिख रहे थ्योरेटिकल। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी तो लग नहीं रही मुझे। देखो इफ AC voltage is applied to pure capacitor then the voltage across the capacitor is। देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कौन लीड करता है करंट, ओके और इंडक्टर में कौन लीड करता है ईएमएफ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर करंट लीड करता है मींस वोल्टेज लैग हो जाएगा, लैग्स द करंट बाय फेज π/2, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते। यस an electric bulb operates 10 volt DC। if the bulb is connected to an AC source that gives the normal brightness, the peak value of the source is। okay यहाँ पे क्या बोला आपको 10 वोल्ट दिया मतलब वो क्या है, यस 10 वोल्ट यहाँ पे दिया है। तो मतलब वो RMS है, ये क्या है इसको हम लोग बोलेंगे RMS।
VRMS बोल सकते हो, ERMS भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जनरली ERMS यूज करते हैं, है ना। कुछ जगह पे VV यूज किया जाता है, कुछ कुछ पब्लिकेशंस में, अगर आप अलग पब्लिकेशन की बुक देखते हो तो उसमें VV यूज किया है, डजंट मैटर। तो यहाँ पे हमें निकालना है E, राइट। तो E नॉट क्या होता है फिर, ERMS इंटू √2, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू √2, मतलब 10 इंटू 1.414 मीन्स 14.14 वोल्ट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7, a coil of resistance 300 ohm inductance and 1 Henry is connected across the alternating voltage of frequency 300 by 2 pi hertz. Therefore, the phase difference between the voltage and the current in the circuit is, yes, क्या बोला है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट सर्किट। क्या क्या यूज किया है, इंडक्टर यूज किया है, कैपेसिटर नहीं है, ओके, सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यस, फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL अपन लेते बराबर हम लोग, और R। तो XL है हमारे पास, नहीं है XL, हम लोग निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दी है। तो XL कैसे निकाला जाता है, XL इज ओमेगा L मीन्स 2 पाई FL, राइट। ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 2 पाई फ्रीक्वेंसी है ना, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी है 300 अपॉन 2 पाई, और L कितना है, L इज 1, तो यहाँ पे कैंसिल मीन्स 300 हो जाएगा डायरेक्ट। सो 300 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 300, आंसर 1 मीन्स, सो ये 1, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई, tan फाई अगर 1 है तो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 या 45 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री में ही दिया है तो टेंशन ही नहीं, है ना। चलो देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं हमें। A charged 10 microfarad capacitor is connected to 81 millihenry inductor. What is the angular frequency of the oscillation of the circuit? Yes, हमें क्या बोला है what is the angular frequency of the free oscillations of the circuit, right? तो हमें पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है मीन्स इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो ये होता है 1/√LC, तो L है हमारे पास, C भी है, तो हो गया। तो L कितना है बेटा, L 81 इंटू 10⁻³ राइट, और ये कितना है 10 माइक्रो मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6 राइट। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 81, सॉरी न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में है, तो 81 को एज इट इज रखते हैं, इस 10 को मैं कर लेता हूँ 100, मीन्स इसका एक 0 बढ़ा दिया तो इसका एक कम करना पड़ेगा, मीन्स 10⁻³ -6 -9 और हो जाएगा 10⁻10, मतलब ये इवन भी हो जाएगा, सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो गई। तो यहाँ पे 81 का रूट 9, 100 का रूट 10 और 10⁻10 का 10⁻5, अभी 10⁻4 कर सकते हैं, मीन्स 1/9 इंटू 10⁻4 ऊपर जाते हो +4 मीन्स 1.1, सॉरी 0.11 इंटू 10⁻4, राइट। मीन्स यहाँ पे अगर हमें 1.1 करना है तो 10⁻3, ओके। क्या निकाला हमने, फ्रीक्वेंसी मीन्स रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स एंगुलर वेलोसिटी जैसा होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, हाँ ये तो हमें पता ही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एवरेज करंट एंड RMS करंट ओवर हाफ साइकिल। यस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई एवरेज, एक मिनट, आई एवरेज इज इक्वल टू 2√2 अपॉन पाई इंटू IRMS,
राइट। देन ये 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। If the peak value of the alternating EMF is 15 volt, what is the mean value over a half cycle? Yes, क्या बोला? If the peak value of alternating EMF is 15 volt, what is its mean value over a half cycle? Yes, मीन्स आपको क्या निकालना है? ई एवरेज निकालना है। एवरेज क्या हो जाएगा फिर? यस, 2/पाई इंटू ए नॉट। ये हमने डेरिवेशन किया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना, आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। सो 2/पाई इंटू ई नॉट कितना दिया है? ई नॉट दिया है 15। 30/पाई सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 30/3.142, सो इट आंसर इज 9 पॉइंट समथिंग। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं बस वही जो देख के लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 30/3 10 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग है, तो 9 पॉइंट समथिंग वहां पे आ जाएगा। राइट, यस। चलिए फिर नेक्स्ट। यस, एकदम मस्त चैप्टर, फिजिक्स में सबसे बढ़िया चैप्टर मुझे तो लगता है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। छोटा सा है, प्यारा सा है, बहुत मस्त चैप्टर है। ओके, हाँ, कैलकुलेशन थोड़े बड़े हो सकते हैं इसमें। इस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसका मैंने स्पेशल लेक्चर्स भी बनाए थे, वो भी आप एक बार देख लीजिए अगर दिक्कत है तो इस चैप्टर में, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के जो 2 चैप्टर्स है, डुअल नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत सारे बच्चों को टफ जाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप एक बार वो लेक्चर जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। तो क्या वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना इजी रहता है? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट, सो न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय h। वर्क फंक्शन कितना दिया है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर है, डिवाइडेड बाय h कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻34। यस, बस हो गया सॉल्व। अभी क्या हो गया? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उन्होंने कुछ अलग से दिया है क्या? लैम्बडा इज इक्वल टू एस सी अपन लैम्बडा, आंसर तो सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एस सी अपॉन, हाँ वो भी चलेगा। अच्छा हाँ, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे, सॉरी, मीन्स आपको लैम्बडा तो निकालना ही पड़ेगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू आपको फिर से यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो बेटर ये मतलब ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। तो बस यहाँ पे टाइम हमारा जो टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो टाइम बचा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन न्यू नॉट, मीन्स सी यहाँ पे एच सी अपॉन न्यू नॉट, हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी, सॉरी, एस सी अपॉन फाइव नॉट, डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ओके, बस फिर से आपको फाइव नॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। ओके, मीन्स यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय फाइव नॉट कितना हो जाएगा? 4.2 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19। लेकिन इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी हुई है, अगर हमारे पास ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो लैम्बडा निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। यस, वो ट्रिक क्या होती है? 12400 डिवाइडेड बाय क्या होता है? वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपका पूरा आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो ये भी चलेगा, ये बुक में दिया है, एक बार बस कंफर्म कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स सामने आते हैं तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहता। कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग वैल्यूज थोड़े से वेरी होते हैं वैल्यू। कुछ बुक में 1240 है, कुछ बुक में 1241 है, कुछ बुक में 1 एंड समथिंग, ऐसे कुछ तो है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेना आप वैल्यू। यस, तो मेरे पास फिलहाल टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर? 12400 डिवाइडेड बाय 4.2। ओके, सो इट विल बी अराउंड 2959। ओके, अगर आप 1 मिनट रुकोगे तो मैं टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ।
चलिए 1 मिनट बस, मैं टेक्स्ट बुक से कंफर्म ही कर लेते हैं ना, मतलब टेंशन नहीं रहेगा। तो क्योंकि ये क्या होता है, बहुत सारे बुक्स आते रहते हैं सामने, तो अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया रहता है। अगर हमारी बुक में है तो हम लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो हमारा ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, सिंपल वाला। ओके, नहीं कोई भी मेथड नहीं यहाँ पे दिख रही है, मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो नहीं ये मेथड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड ही यूज़ करेंगे, ये वाला ही मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। ओके, तो ये गलत नहीं, एंट्रेंस में तो ये चल ही जाता है। अरे एमसीक्यू है, चल जाएगा, सॉरी, ये यही यूज़ करो, ये मत यूज़ करो, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी, ऐसा गड़बड़ होता है। ओके, एमसीक्यू में चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। खाली मैंने टाइम वेस्ट किया बुक वगैरह ला के। ओके, 1 मिनट रुको, कैलकुलेटर्स पे चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या वैल्यू के कौन से वैल्यू के क्लोज जाती है। 12400 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4.2, 4.2 इट इज 2952, आंसर आ रहा है 2952, तो ये ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ओके, 2959। ओके, तो आ रहा है, इससे भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 12410 से आता है एग्जैक्ट 2954 आता है। अगर 12410 आता है तो 2955 आता है अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब चलेगा। ओके, तो आप इतना बड़ा करना चाहते हो तो वो भी करोगे, लेकिन अगर मान लो प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम आ गया तो आपको इस तरीके से करना है। एमसीक्यू आया तो ये शॉर्टकट आप यूज कर लो, ठीक है, एमसीक्यू आया है तो ये शॉर्टकट यूज कर लो। मैंने ना, मेरा ध्यान नहीं था एमसीक्यू है, ऐसे हट जाता है कभी कभी, है ना। चलो, तो चलिए फिर अभी नेक्स्ट, UV radiation of 6.2 electron volt falls on the aluminum surface. The kinetic energy in joules of the fastest electron emitted is. ओके, क्या बोला है, यूवी रेडिएशन की हमें क्या दी है, एनर्जी दी है, एल्यूमिनियम सरफेस का वर्क फंक्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी बोली। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी जो भी एनर्जी रहेगी माइनस वर्क फंक्शन रहता है, बराबर है। तो एनर्जी कितनी दी हमें, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वर्क फंक्शन कितना दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, so your answer is 3.2 into 10⁻19. Yes, 3.2 into 10⁻19 जूल, बहुत इजी। चलिए, तो ये पेज हो गया, फिर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 7, प्लैंक्स कांस्टेंट वाला। प्लैंक कांस्टेंट इज 6.6 into 10⁻34. द मोमेंट ऑफ ईच फोटॉन इन a given radiation is 3.3 into 10⁻29 kilogram per second. The lambda of the radiation is, okay, lambda क्या होता है, lambda is h upon p। h कितना है, 6.6 into 10⁻34। प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी, मोमेंटम कितना है, सॉरी, 3.3 into 10⁻29, तो ये हो गया डबल, बराबर है 2, सो 2 into 10⁻5, राइट। चलिए देन ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। The minimum frequency of the photoelectric effect on the metal is 7 into 10⁻14 hertz. Find the work function. Okay, work function easy है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट, राइट। सो h न्यू नॉट मतलब क्या हो जाएगा फिर, h कितना है, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 7 इंटू 10⁻14। ओके, आपका आंसर जो भी वो जूल में आ जाएगा, तो इसको 7 से बस मल्टीप्लाई कर देना है। सो आंसर में डायरेक्ट, मतलब इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से थोड़ा सा चेक करो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 10⁻20 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे एक डिजिट एडजस्ट करूंगा, 4.62 इंटू 10⁻19 जूल, राइट, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लिए, प्लैंक कांस्टेंट एसआई में।
चलो नेक्स्ट, find the kinetic energy of the electron, emitted electron in a photoelectric effect. Energy of incident photon is 4 electron volt. The work function is 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। यस तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दी, डायरेक्ट हम लोग इसको ई लिख सकते हैं, माइनस वर्क फंक्शन भी दिया गया है, वर्क फंक्शन को सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो एनर्जी कितनी है 4, ये कितना हो जाएगा 2.4 मतलब 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए है ना। चलो, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच हैव मोमेंटम 2 into 10⁻⁻⁶। यस, एनर्जी कैसे निकाली जाती है एनर्जी, तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू सी, मोमेंट फोटोन के लिए, ओके, मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, बस इतना करना है। मीन्स 2 into 10⁻⁻16 इंटू 3 into 10⁸ मतलब कितना हो जाएगा 6 into 10⁻, एक सेकेंड यहाँ पे गलत पड़े, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ओके। मीन्स आपको कन्वर्जन पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। 10⁻16 ग्राम, ग्राम मतलब 10⁻3, सेंटीमीटर इंटू 10⁻2 मतलब 10⁻5 करना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, एक मिनट, आंसर भी सीजीएस में ही दिया है ना, तो सीजीएस में ही करेंगे, रुको एक सेकेंड। तो 3 into 10⁸ है, तो इसको करो सिंपली 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपका जो भी आएगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 6 into 10⁻⁻6, ओके। यूनिट क्या आ जाएगा देखो, एनर्जी इन सीजीएस मीन्स अर्ग होगा, ओके। चलो नेक्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स है और एक बढ़िया चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके कैलकुलेशंस थोड़े से बड़े कैलकुलेशंस के लिए जाना जाता है, लेकिन चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, ओके। ये दोनों चैप्टर में रट्टा मार के होता ही नहीं, ओके। आप अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि रट्टा मार के कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं कि आप रट्टा मार के इसमें स्कोर कर लो, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको समझ के ही करना पड़ेगा। चलो, तो पहला वाला theoretically when an electron jumps from high energy to lower energy orbit, the difference in the energy in two orbits is radiated as a quantum ओके, क्वांटम लिखा है, वहाँ पे क्वांटा होना चाहिए था, फोटोन को क्वांटा बोला जाता है, ओके। तो ठीक है, डजंट मैटर, यहाँ पे क्वांटा होना चाहिए था। तो क्वांटा ऑफ फोटोन ऑफ, यस, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, राइट। ये तो बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता है। देन उसके बाद में फोर्थ देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यस, ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है हमें पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलेगा सर -13.6 नहीं, -13.6 तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी, उसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6, माइनस से बाइंड हो रहा है, प्लस से वो निकलेगा, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। अगर बाइंडिंग पूछते हैं तो ये आंसर करेक्ट था। आयोनाइजेशन पूछा है, आयोनाइजेशन मींस उसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ओके। तो ये बात ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी N इज इक्वल टू 2 इज, यस, कितनी होती है एक्साइटेशन एनर्जी। देखो हमें पता है E1 इज इक्वल टू कितना होता है, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ओके। और E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n² होता है। मींस आपको कभी E2 निकालना होगा तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन 2² मतलब -13.6 डिवाइडेड बाय 4, राइट। और आपको एक्साइटेशन करना है, मतलब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, ओके। यस, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ये करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। आप बोलोगे सर हमेशा ऐसे ही करते हैं, ओके। कैलकुलेशंस कैसे करना है उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, अब एक बार देखिए। तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4, ओके, सो आंसर इज 3.4, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, -13.6 माइनस -3.4, राइट। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 10.2, राइट।
10.2। अभी और एक चीज, एक्साइटेशन एनर्जी पूछा है एक्साइटेशन पूछा है यहाँ पे, शायद से मैंने उल्टा किया तो मैं मॉड कर लेता हूँ। ओके, आप बोलोगे सर ऐसा चलेगा क्या? ओके, तो यहाँ पे लिखने में शायद से गलती हुई इसलिए मैंने मॉड किया। मैं आपको ठीक से बताता हूँ। एक्साइटेशन मतलब फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है। ओके, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमें? सेकंड की एनर्जी माइनस फर्स्ट की एनर्जी करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी उसकी बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -3.4 -13.6 माइनस, ऐसा होगा। सो आंसर इज 10.2। तो ये अगर देखा जाए तो वैसे गलत था, लेकिन मॉड डाल दिया तो चल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन है, तो कौन सा चूज करना सही है ये भी जरूरी। तो देखो, एक्साइट हो रहा है तो एनर्जी गेन कर रहा है तो प्लस रहेगी। ओके, ध्यान में रखना है। एक्साइट हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा? वो गेन करेगा ना। एनर्जी गेन करेगा तो वहां पे पॉजिटिव होगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो निगेटिव। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे गड़बड़ होती है, दोनों भी ऑप्शन हमें सही लगते हैं, तो कौन सा करना है? यहाँ पे एक्साइटेशन बोला है तो प्लस में आंसर आएगा। अगर वो जंप कर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, तो वहां पे आंसर निगेटिव आ जाता। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। तो ठीक है, चाहे तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मतलब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ तो आप ये कर सकते हो। एक्साइटेशन बोला है फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान में रखना है हमेशा। कभी भी हम लोग चेंज मतलब क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, उसी हिसाब से। ओके, तो रेडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है? यस, चलिए देन in a hydrogen atom, next question, in a hydrogen atom electron jumps from fourth orbit to second orbit, the wave number मतलब 1/λ किया जाता है, 1/λ। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है? फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, मीन्स यहाँ पे हम लोग आर एस सेकेंड ऑर्बिट और यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट, बराबर है? यस बेटा, चलो तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? r इंटू 1/4 माइनस 1/16, तो r यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 4 4 16, 4 माइनस 1 3, 3/16। यस, ये छोटा दिख रहा है क्या? The speed of electron having de Broglie wavelength of 10⁻⁻10 मीटर is, ओके, स्पीड निकालना है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन mv, राइट। सो हमें क्या निकालना है? v निकालना है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन m इंटू लैम्डा। चलो कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34, राइट, डिवाइडेड बाय m 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और लैम्डा कितना दिया है? 10⁻⁻10, राइट। चलो तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है 7.28 7.28 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम बोले कि सर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहाँ से आया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये तो डुअल नेचर का है, ठीक है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स से एक सब्जेक्ट से आते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के अंदर गलती से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम में देखेंगे तो वेटेज के हिसाब से डुअल नेचर का वेटेज है। ओके, इस क्वेश्चन का वेटेज किस में चला जाएगा? डुअल नेचर में। चलो देन क्वेश्चन नंबर 9, द डीके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ सर्टेन decay constant lambda of a certain radioactive material is 0.2166 per day. The average life tau of the radioactive material is, yes, tau क्या होता है? एवरेज लाइफ क्या होती है? एवरेज लाइफ होती है 1/λ। बस, तो हो गया आंसर 1/0.21। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.2166, मीन्स इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। आप एमसीक्यू सीईटी वगैरह अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको पता है कि एमसीक्यू में हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते,
ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10. The ratio of area of the circular orbit of an electron in a ground state to the first excited state of an electron hydrogen atom is, okay, sorry, the ratio of area, right, means A1 upon A2 हमें निकालना है. इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2 होता है, राइट. तो हमें पता है एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर. ओके, और एक और चीज हमें पता है, यस, क्या, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जो रेडियस का फॉर्मूला है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. थ्योरी, प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हमने की, डेरिवेशंस भी लिए हैं. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा n1/4 n2/4, मतलब क्या हो जाएगा 1/2/4. यस, आंसर आ जाएगा 1/16. चलिए नेक्स्ट. इसमें तो सारे थ्योरेटिकली लग रहे है ना. ये लास्ट वाला, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट. ये वाला हम लोग सोच सकते हैं थोड़ा सा. ओके, यस. तो इनफाइनाइट देखिए, आपको कभी भी ध्यान में रखना है, इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अभी हमने देखा, इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², राइट. सो n अगर इनफाइनाइट है तो एनर्जी होती है 0. सबसे ज्यादा एनर्जी 0 होती है. यस, सबसे ज्यादा एनर्जी 0 होती है. क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव होती है. ओके, तो हम लोग इसलिए बोलते हैं ना हाई एनर्जी स्टेट बाहर होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वैल्यू देखा जाए तो कम होती है. जैसे हमने अभी देखा था, प्रैक्टिकली वैल्यू कम हो रही है, राइट. मतलब 13.6 से 3.4, तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन वैल्यू एक्चुअली एनर्जी बढ़ रही है. तो जब 0 होती है, 0 इज द मैक्सिमम एनर्जी. कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर 0 एनर्जी है उसके पास, तो मतलब उसके पास मैक्सिमम एनर्जी उस मोमेंट में, ये ध्यान में रखना है आपने. ओके, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते कि यार क्या हो रहा है. चलिए, देन क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये वाला एक ले सकते हैं. द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ए नॉट इन हाइड्रोजन एटम इज 0.053 nm. आपने ये वैल्यू अगर ध्यान में रखी तो बहुत अच्छा रहेगा. मीन्स जो भी रेडियस रहती है ना फर्स्ट ऑर्बिट की, वो रहती है 0.053 नैनोमीटर या फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो बहुत बेटर रहेगा, कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होती है. ओके, आपको क्या बोला है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट. तो यहाँ पे n², राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा R4/R1 इज इक्वल टू 4² मीन्स यहाँ पे हो जाएगा R4 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ R1, राइट. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 16 इंटू 0.053, बस इतना प्रोडक्ट करना है. आपका आंसर आ गया नैनोमीटर में. अगर 0.53 करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, यस, 0.53 करते हो तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, राइट. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.848 नैनोमीटर. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10. द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 6.93 into 10⁵ सेकेंड्स. ओके, उन्होंने बोला है डीके कांस्टेंट फाइंड आउट करो. चलो करते. डीके कांस्टेंट क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ. ओके, सो 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93 into 10⁵, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁶ मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 पर सेकेंड. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, पर सेकेंड होता है, राइट. यहाँ पे यूनिट गलत है, सेकेंड नहीं पर सेकेंड होता है. ओके, चलो देन द लीनियर मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 6.63 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ये फिर से ये क्वेश्चन ड्यूअल नेचर से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ड्यूअल नेचर पहले जो था ना वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ में था, मतलब आधा आधा था, थोड़ा उसमें था थोड़ा उसमें था ओल्ड सिलेबस में, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ आ जाते हैं. तो 13 मतलब ये जो चैप्टर है, सॉरी, ड्यूअल नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस 14 और 15 चैप्टर के क्वेश्चन साथ में आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत बार. तो चलिए, आपको क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. हमारा काम क्या है, सॉल्व करना. डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, H/P, राइट. तो H क्या है,
6.63 into 10 raised to minus 34 divided by 6.63। बस हो गया आपका आंसर 10 raised to minus 34 मीटर, राइट। चलो ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। चलो अभी हम लोग जाते मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यस सेमीकंडक्टर। ब्लैंक पेज आ गया था बीच में, गलती से आया होगा। ओके तो चलो सबसे फेवरेट चैप्टर है बहुत सारे बच्चों का, करते हैं हम लोग उसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व, मतलब हमारा लेक्चर अभी खत्म होने को आया है ना। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन ट्रांजिस्टर हैज इमीटर current of 10 milliampere and a current of 9.8 milliampere. What is the value of base current? Yes, base current की वैल्यू क्या होती है? बेस करंट की वैल्यू होती है yes IE minus IC। इस IE माइनस IC मतलब क्या हो जाएगा? IE ये इमीटर है ना, और ये मतलब 0.2 मिली एम्पियर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, बीटा और आई की वैल्यू आपको दी गई है, राइट। तो आपको क्या बोला गया है? वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बस हो गया सॉल्व, आई की वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी आपको। ओके मतलब आई की वैल्यू देके आपको फंसा है, जरूरत ही नहीं है। तो ये बस आपको सॉल्व करना है 75 अपॉन 1 प्लस 75, तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 0.98, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ट्रांजिस्टर IE गिवन आपको बराबर है, तो आपको क्या बोला? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा की वैल्यू होती है IC अपॉन IB, बराबर है IC अपॉन IB, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.5। ये IC है, IB नहीं हमारे पास, बराबर है। IB हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। IE माइनस IC मतलब इन दोनों का डिफरेंस 5.6 माइनस 5.5 मतलब आंसर आ जाएगा 5.1, मतलब आंसर आएगा आपका 55, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच लॉजिक गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर लो। आउटपुट सिर्फ जीरो तभी होगा जब सारे जीरो है, मतलब ये और के लिए ना, यस मतलब एक सेकेंड, हाँ और में क्या होता है? एक भी 1 आता है तो 1, राइट। तो इसलिए जीरो के लिए कंपलसरी दोनों भी जीरो होने चाहिए और गेट में, राइट। चलिए देन नेक्स्ट, इसमें भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं दिख रहे मुझे, सेमीकंडक्टर में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जनरली होते ही नहीं। ओके तो चलिए हम लोग एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, जो कि बीटा वाला, जो हमने अभी भी किया था, IC अपॉन IB। IC कितना है? 15, IB कितना है? 0.5, मतलब कितना हो जाएगा? मिली एम्पियर, यस 30, राइट। बस हो गया। अभी आपको ट्रूथ टेबल बोला है, ट्रूथ टेबल हमने किए हुए हैं, तो ट्रूथ टेबल पे ज्यादा हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं देंगे। ट्रूथ टेबल वगैरह आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उसके भी हम लोग लेक्चर लेने की कोशिश करते हैं। सो ये थे हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने सारे 1 मार्क और MCQ सॉल्व किए। इसमें से अगर आप अच्छे से करोगे तो 1 मार्क और MCQ कुल मिला के 18 मार्क्स, 18 मार्क्स विदाउट ऑप्शंस, एक भी ऑप्शन आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, तो 80 मार्क्स आप इजीली हाथ में ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।